तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। आजकल सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं। जो भी लोग नए आ रहे हैं वीडियो देखने, यार याद से सब्सक्राइब कर दिया करो। और जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जाकर मेरे ही चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन, फ्लेम एम्परर और पुरानी वाली बैटल थ्रू द हेवन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली कास्टर मुंह से मिलता है और ये अपना जो इमॉर्टल फेरी वेपन होता है जो यिंगिंग के लिए इसने दिया था उसको बोलता है इनसे कास्ट करने के लिए, और साथ में ये इन्हें आयरन मदर भी देता है। मास्टर लू जियान की बात को मान लेते हैं और जियान वगैरह को यहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के वेपन को, क्योंकि ये वेपन पहले से फेरी वेपन की कैटेगरी में था, अब इसको ये अगर रिफाइन करेंगे तो शायद इसे विजडम भी मिल जाए, पर ऐसा कभी मास्टर लू ने रिफाइन नहीं किया था। इस समय आयरन मदर को ये अपने ब्राइट फ्लेम से कवर कर लेते हैं और ये अपने प्रोसेस में लग जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और अंकल फेंटियान वगैरह अब तक थर्ड फ्लोर पर एंटर कर चुके थे। एल्डर जू यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन देखते हैं, कहते लगता है जियान सेकंड फ्लोर पर ही होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बैन को जियान अभी शायद न ब्रेक कर पाए। पर ये मतलब सभी लोग अपने पावरफुल फोर्सेस के कारण थर्ड फ्लोर पर एंटर कर जाते हैं। सामने इनको काफी हरा भरा मैदान टाइप दिखता है। बाकी कोई लोग तो फील नहीं कर पाते कि यहाँ पर कोई गार्जियन है, पर फेंटियान और जूलाओ फील कर लेते हैं। जूलाओ कहते हैं, मास्टर फेंटियान मैं आगे जाता हूँ। थर्ड फ्लोर का गार्जियन भी गुस्से में कहता है, कौन है यहाँ पर। तभी यहाँ पर एक अचानक से मिडिल एज वुमेन प्रकट हो जाती है। इस वुमेन का स्टैंड शायद 8 स्टार डाउडी पर होता, तो भी ये एल्डर झूलाओ को कहती है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। एल्डर झूलाओ जानते थे अगर ये लेडी यहाँ से भाग गई तो जुआनलिंग किंग वगैरह को ये इन्फॉर्म कर देगी। और इस दौरान ये जो ग्रीन लेडी रहती है कहती है, किंग जुआनलिंग कर क्या रहा है, उसने तो बोला था हम लोग यहाँ पर ठीक रहेंगे, इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स यहाँ पर कैसे आ गए। इस वुमेन को भागता देख करके एल्डर झूलाओ 9000 कोर इंक्रिप्शन वाला एक एरे स्क्रॉल बाहर निकाल लेते हैं और ये इस फॉर्मेशन के अंदर में इस ग्रीन लेडी को कैप्चर कर लेते हैं और कहते हैं, हम यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और तुम यहाँ पर चुपचाप रहो। एल्डर झूलाओ चाहते तो अपने फॉर्मेशन से इसको एक अटैक में मार सकते थे, पर ये थोड़े दयालु किस्म के इंसान थे। अब ये ग्रीन गार्जियन कहती किंग जुआनलिंग और इनके सेक्ट के बीच में, ये पता नहीं किस सेक्ट की थी, उनके बीच का एग्रीमेंट है, इसकी वजह से वो इस आइसोलेटेड प्लेस में रहती है। किंग जुआनलिंग का नाम सुनते एल्डर झूलाओ कहते हैं, हम यहाँ पर कुछ लोगों को पाने आए हैं, यानी कि ढूंढने, हमारा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। तभी एल्डर झूलाओ इससे कहते हैं, लेडी तुमको नहीं पता है, ये जो किंग जुआनलिंग है ना, तुमको ऐसे ही रहने को जगह नहीं देगा। जब वो पावरफुल होगा ना, तुम लोगों को भी वो मार देगा या निकल जाएगा। पर फिर भी ये ग्रीन लेडी तुरंत ही कहती, कुछ भी हो, 1000 सालों से तो मैं सुरक्षित हूँ। ये ग्रीन लेडी जो भी यहाँ पर घास वगैरह रहते हैं उनसे पावर इकट्ठा करने लगती है। इसके हाथों में भी एक ग्रीन गार्जियन स्क्रॉल आ जाता है और इसकी वजह से एल्डर झूलाओ का जो बैटल फॉर्मेशन था वो तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर जाता है। अब ये ग्रीन गार्जियन भी गुस्से में आ जाती है। इसका नाम युवान लैंड रहता है। ये तुरंत ही एक पावरफुल अटैक 10,000 फ्लावर बरियल यूज करती है। इसके पाम पर बेसिकली एक ह्यूज ग्रीन फ्लावर का फोर्स बनने लगता है और एल्डर झूलाओ की तरफ अब ये बढ़ने लगता है। एल्डर झूलाओ कहते हैं, लगता है मैंने गलती कर दी, इस पर दया दिखा करके ये तुरंत ही अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ का फोर्स यूज करते हैं। आसपास का पूरा स्पेस इस समय सॉलिडिफाई हो जाता है और इसका जो फ्लावर अटैक था वो भी बर्फ के समान जम जाता है। अब जाकर के ये जो लेडी थी ग्रीन लेडी, इसका चेहरा अगली हो जाता है, कहती है हाफ डाउजियन लेवल। ये अब यहाँ से भागने को देखती है, पर एल्डर झूलाओ इसको मौका खा देते हैं। तुरंत ही अपने पावरफुल लाइफ एंड डेथ फोर्स से इसको हिट कर देते हैं और ये लड़की युवान लैंड पास आउट हो जाती है। ये इस लड़की को चेक भी करते हैं, ये बेसिकली अब कोमा में थी। पर फेंटियान हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें एक 8 स्टार डाउडी के बंदी ने इतना लेवल पर फोर्स कर दिया। ये देखकर झूलाओ कहते हैं, अरे मैं थोड़ा मतलब लेडीज देख के शायद पिघल जाता हूँ। फाइनली इस थर्ड फ्लोर से ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं चौथे फ्लोर के लिए और अभी भी ये लेडी कोमा में ही थी। इधर जियान को दिखाया जाता है, ये अपनी आंखें बंद करके अपने सोल पावर से, हालांकि ये काफ़ी दूर था मास्टर लू से, फिर भी ये फील कर सकता था कि ये क्या कर रहे हैं। इस वेपन को फोर्स करने के लिए एक भयंकर हैवी हैमर यूज कर रहे थे। इस वेपन को फोर्स करने के लिए एक मिस्टीरियस मेथड यून फॉर्जिंग का यूज कर रहे थे। आयरन मदर को ये लगातार मतलब पीट रहे थे अपने हैमर से, तो पहले से अब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और रिफाइंड हो गया था। बाहर के लोगों के लिए तो यही लगेगा कि ये बस एक बेसिकली हैमर से पीट रहे हैं इसको, पर एक इसमें रिदम था पीटने को, ये जियान अपने सोल परसेप्शन से फील कर सकता था। राइट हैंड से अपने पावरफुल फोर्स लगा रहे थे और लेफ्ट हैंड से इस आयरन मदर को लगातार ये मार रहे थे। शायद रिफाइनिंग का प्रोसेस खत्म हो चुका था, अब अगला स्टेप जो था कास्टिंग और टेम्परिंग का था। इधर जियान के हाथ में जो एंशिएंट जुआन रूलर रहता है, ये भी एक मतलब खुशी वाला वाइब्रेशन दे रहा था। अब मास्टर लू तुरंत ही जो ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड था उस पर ये आयरन मदर को फेंक देते हैं, मतलब चिपकाने लगते हैं। पर ये इमॉर्टल वेपन अभी भी इस आयरन मदर को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर का जो भी थोड़ा बहुत सेंसेस रहता है ये उसे तुरंत ही खत्म कर देते हैं और कहते हैं, मुझे मालूम है शायद तुम्हारे पास्ट में तुम एक फेरी स्वॉर्ड थे, पर अभी तुम टूटे हुए हो। उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें एक मास्टरपीस बनाऊंगा और मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये अपने मिस्टीरियस फ्लेम पावर से इसको लगातार इस समय टेम्पर कर रहे थे। लगातार बीटिंग के कारण अब इस इमॉर्टल स्वॉर्ड में लगातार मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। यान और हिंगिंग काफी ज्यादा सरप्राइज थे मास्टर को इस प्रकार के टेरिफाइंग टेक्निक को देख करके। अब फाइनली ये जो
आयरन मदर था इस फेरी स्वॉर्ड पर अब कंप्लीटली इंटीग्रेट हो चुका था। पहले ये फेरी स्वॉर्ड लाल रंग का मतलब दिख रहा था, पर अब जैसे ये इंटीग्रेट हो जाता है, कंप्लीटली बन जाता है, अब ये सिल्वर कलर का दिख रहा था और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा था। और मास्टर लू ने तो इसका शेप भी चेंज कर दिया था, इससे जियान हैरान था। अब लास्ट स्टेप था इसमें स्पिरिट वाला जो पास था, मतलब इसके अंदर अपना विजडम या जो भी चीज़ बोल सकते हो आप। इस तलवार पर जब ये पानी फेंकते तो आकाश में मतलब भाप बन के व्हाइट मिस्ट उड़ती है और इसमें एक इंटेलिजेंस होता है। मास्टर लू तुरंत ही अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ से इस व्हाइट मिस्ट पर अटैक कर देते हैं। मास्टर लू कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें ही बनाया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें कंट्रोल ना कर पाऊँ। ये व्हाइट मिस्ट यहाँ से भागना चाहती थी। फाइनली इसे अपने पावर से कंट्रोल कर इमॉर्टल स्वॉर्ड में इस व्हाइट मिस्ट को फेंक देते हैं। अब धीरे धीरे ये फेरी स्वॉर्ड अब कूल डाउन होने लगा था और इस पर मिस्टीरियस पैटर्न वगैरह बनने शुरू हो गए थे। जैसे ये व्हाइट मिस्ट पूरी तरह से इस इमॉर्टल स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें से एक टेरिफाइंग वाइब्रेशन बाहर निकलने लगता है। मास्टर लू समझ जाते हैं ये अब स्पिरिट है इसका, पर ये अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल था। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड उड़ने लगता है और तुरंत ही यिंग के पास आ जाता है। मास्टर लू कहते लगता है इसने तुम्हें अपना मास्टर मान चुका है। जियान भी स्माइल करता है और कहता है अब इस इमॉर्टल स्वॉर्ड के द्वारा तुम्हारा स्ट्रेंथ भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो व्हाइट मिस्ट था मास्टर लू बताते हैं यही इसका स्पिरिट था, स्वॉर्ड स्पिरिट। बाकी जो आयरन मदर बचा था उसे मास्टर लू रख लेते हैं। मास्टर लू कहते हैं मेरे हिसाब से तुमको इसका नाम रखना पड़ेगा। यिंगिंग कहते हैं क्या रखा जाए। यिंगिंग कहती है जियान को मेरे हिसाब से इसका नाम फ्रॉस्ट स्नो रखना चाहिए। ये सुनकर के मास्टर लू भी ताली बजाने लगते हैं, कहते काफ़ी अच्छा नाम है। जियान वगैरह तुरंत इन्हें ग्रीट करके थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ जाते हैं। मास्टर लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि इन्हें इनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने आज एक फेरी स्वॉर्ड जिसमें स्पिरिट हो वैसा बना दिया था। और ये कहते हैं जो भी स्वॉर्ड को जिसके पास फायर एट्रीब्यूट होगा यूज़ करेगा वो आराम से अपने से भी पावरफुल बंदे को एक ही वॉर में गिरा सकता है। इस दौरान फेंटियान अंकल और जूलाओ बात करते हुए जा रहे थे और ये टियानमुयू फिश क्लैन के बारे में भी बात करते हैं। फेंटियान अंकल कहते हैं अगर टियानमुयू क्लैन का कोई होता तो हमें इतना ज़्यादा डेंजर मतलब झेलने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक टेक्निक है जिससे हम आराम से आगे पास कर सकते थे। इधर लिंग मैंग शेंग जो थे अब ये लोग चौथे फ्लोर पे बढ़ रहे थे। इनको फीलिंग आती कि कोई तो फैमिलियर है इस फ्लोर पे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फोर्थ फ्लोर पे ही तो इनकी बीवी थी। अंकल फेंटियान इनसे कहते क्या बात है मैंग शेंग। मैंग शेंग कहते हैं मेरे हिसाब से फोर्थ फ्लोर से मुझे एक फैमिलियर फीलिंग आ रही है। अंकल फेंटियान का पावर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था ये सेंस कर लेते हैं, पर ये भी श्योर नहीं थे। तीसरे फ्लोर से चौथे फ्लोर पर जाने के लिए मतलब बीच में जो एंट्रेंस था वहाँ पर हेलो था और इसी से लोगों को पास करना पड़ता था, आगे जाना पड़ता था। अब ये लोग चौथे फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, पर यहाँ पर कोई गार्जियन नहीं था, इससे ये लोग थोड़ा अचंभित थे। इनके सामने फिलहाल एक ह्यूज रिवर दिख रहा था। एल्डर झूला फील करते हैं कि ये जो फोर्थ फ्लोर है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तभी यहाँ पर एक स्ट्रेंज वॉइस आती है। फेंटियान अंकल कहते हैं मेरे हिसाब से कोई आ रहा है, ये सच में लग रहा है डाउजियन लेवल पर होगा। इस वाटरफॉल में यानी नदी के समान जो था नीचे में कोई तो बोलता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है। एक बंदा बोलता है वो इस वाटरफॉल के पीछे हैं, जल्दी उनको लेकर आओ। ये बंदा जो भी था ये कहता है वो मैंगशेंग यहाँ पर आ चुका है, लगता है अपनी पत्नी को यानी उस प्रिंसेस को ढूंढ ही लेगा। और ये कहता है ये 7 लोग इस बार आए हुए हैं और काफ़ी टेरिफाइंग लेवल के हैं। अंकल फेंटियान तुरंत ही फील कर लेते कि इस वाटरफॉल के पीछे कोई तो जरूर है। मैंगशेंग भी सेम चीज़ फील करता है क्योंकि इसकी पत्नी इसके पीछे थी। इस वाटरफॉल के पीछे एक बाम्बू बिल्डिंग था और इसके अंदर एक वुमेन थी इस समय। और ये वुमेन कोई नॉर्मल वुमेन नहीं थी, इसके कपड़े तो ऑर्डिनरी दिख रहे थे पर इसमें गोल्डन यानी सोने के धागे वगैरह लगे हुए थे। इस वुमेन के पास एक मतलब स्क्रॉल था जिसमें कि एक बर्ली मैन था, उसके बगल में उसकी 2 बेटियां बैठी हुई थी। तभी इन प्रिंसेस के पास कोई तो आता है, इनकी मेड, और कहता है प्रिंसेस अब दवा लेने का समय हो चुका है। ये कहती मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं वैसे भी बीमार नहीं हूँ। प्रिंसेस का जो ब्रेथ रहता है काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है और ये काफ़ी कमज़ोर भी दिख रही थी। जो बंदा अभी बाहर खड़ा था वो समझ जाता है कि ये प्रिंसेस जुआन मूकिंग ऐसे नहीं मानेंगी, ये भी अब अंदर जाने लगता है। अब प्रिंसेस जुआन मूकिंग के सामने 2 लोग आ जाते हैं। ये इनसे गुस्से में बोलती हैं तुम लोग मुझे यहाँ से कब जाने दोगे। 2 बंदे जो इन्हें गार्ड करते हैं उनमें से एक का नाम जुआन यिन और दूसरे का नाम जुआन यांग था। बेसिकली पास्ट में ये दोनों बंदे मरने वाले थे और किंग जुआन लिंग ने इन्हें इससे बचाया था इन दोनों को, और उसी का मतलब ये लोग हर जाना या बोल सकते हो आप कर्ज उतारने के लिए प्रिंसेस जुआन मूकिंग को यहाँ पर छिपा कर रखे हुए थे किंग जुआन लिंग के कहने के हिसाब से। एक भाई का स्ट्रेंथ 9 स्टार डाउडी के मतलब मिडल स्टेज में और दूसरे का 8 स्टार डाउडी के पीक पर होता है। प्रिंसेस इन दोनों से कहती है मुझे पता है कि मेरी जो बीमारी है किंग जुआन लिंग ने ही दिया है और मैं उसकी दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें लगता है मुझे बाहर जाने दो, मैं काफ़ी दर्द में हूँ और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं वो बाहर हैं, तुम लोग नहीं समझोगे। किंग जुआन लिंग इन प्रिंसेस का बड़ा भाई रहता है, गाइस आप समझ रहे हो। जुआन यांग कहता है कि किंग जुआन लिंग की कोई गलती नहीं है, जब आपने लिंग जुआन को जन्म दिया था उस समय आपके बॉडी पर एविल पावर आ गया था, और अगर मैंगशेंग जान जाता कि आपके अंदर एविल क्लैन का पावर है तो वो आपको छोड़ता नहीं, इसलिए किंग जुआन लिंग आपको यहाँ पर छिपा कर रखे हुए हैं। पर ये जो भी था फर्जी कहानी सुना रहा था इनको। प्रिंसेस के मतलब फोरहेड पर एक ब्लड कर्स था, अगर जियान रहता तो आराम से पहचान जाता कि ये एविल ऑरा वाला ब्लड कर्स है। तभी ये जुआन यांग कहता है कि
किंग जुआनलिंग आपको देखना चाहते हैं। ये सुनकर के प्रिंसेस काफी ज्यादा अचंभित हो जाती हैं। किंग जुआनलिंग बहुत ही हरामी आदमी था। उसने सोल क्लैन और सोलोमन क्लैन को छोड़ करके इस एविल क्लैन को इसलिए चुना था क्योंकि इसके ब्लड कर्स के माध्यम से इसका पावर बढ़ जाता था। और सेम चीज इसने अपने एक भाई पर भी ट्रांसप्लांट किया था और इस बहन पर भी। जुआन यांग और इसका भाई इसमें प्लान बना रहे होते क्योंकि मैंगशेंग यहाँ पर आया है। अगर वो इस प्रिंसेस को देख लिया यानी अपनी पत्नी को, तो इन लोगों का बचना मुश्किल होगा। इस समय प्रिंसेस और इसका जो मतलब एक मेड थी, ये बाहर आ रहे थे वाटरफॉल से, और इधर अंकल फेंटियान वगैरह इस वाटरफॉल का एंट्रेंस का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी मैंगसेंग कहता है मैं इस वाटरफॉल के नीचे तक जाता हूँ और देखता हूँ। जैसे ही मैंगसेंग नीचे जाते हैं, यहाँ पर इन्हें एक बंदे की आवाज आती है, जुआन यान की। इधर इस दौरान एल्डर झूलाओ भी मैंगशेंग की तारीफ करते हैं। अगर इसकी वाइफ गायब नहीं होती तो ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि आज तक ये डाउजियन लेवल में कब का पहुंच गया होता। मैंगशेंग जब नीचे आते तो इनको वाटरफॉल का जो कुछ मतलब ऑरा था अलग फील होता है और इन्हें थोड़ी बहुत आवाज भी सुनाई देती है। मैंगशेंग अपने ऑरा से सीक्रेट पासेज को शायद ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर इनको एक ऑरा फैमिलियर फील हो रहा था। और इनकी दोनों बेटियां तो यहाँ पर थी नहीं, तो कौन हो सकता है। यहाँ पर वो बंदा जुआन यिन भी छिपा हुआ था। वो जान गया था अगर ये ज्यादा लेट किया तो बाकी सभी लोग इसे डिस्कवर कर लेंगे। मैंगसेंग भी अब इस मतलब टनल को खोलने जा रहे थे, तभी एक पावरफुल अटैक इनकी तरफ आने लगता है। पर इस प्रकार के अटैक, क्योंकि मैंगसेंग 9 स्टार डाउडी के पीक पर थे, तो उन्हें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तुरंत इस अटैक को डिसॉल्व कर देते और कहते हैं कौन है, सामने आओ। तभी जुआन यिन इनके सामने आ जाता है और कहता है ये ऐसी जगह, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए मैंगशेंग। मैंगसेंग समझ जाते हैं ये जुआन यिन यहाँ का गार्जियन है और इसके पीछे क्या है, इस वाटरफॉल के पीछे, ये देखना चाहते थे। ये बंदा कहता है ये एक फॉरबिडन प्लेस है, यहाँ तुम नहीं जा सकते हो। ये सुनकर के मैंगसेंग कहते हैं ठीक है देख लेते। ये बंदा कहता है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंगसेंग कहते हैं देख लेते कौन मरता है और कौन मारता है। तभी इधर अंकल फेंटियान भी फील कर लेते कि बॉटम ऑफ द वाटरफॉल पर फाइटिंग हो रही है और सभी लोग यहाँ पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। मैंगसेंग इस बंदे को अभी मारना नहीं चाहते थे, ये अपने पावर से इसको बस वार्निंग दे रहे थे। मैंगसेंग आगे बढ़ने लगते हैं पर जुआन यिन भी पीछे नहीं हटना चाहता था। दोनों अपने पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज कर रहे थे इस समय। मैंगसेंग इस बंदे को नहीं मारना चाहते थे पर ये भी अब गुस्सा हो गए थे। एक पावरफुल फायर ड्रैगन टाइप अटैक बना करके इस बंदे पर अटैक कर देते हैं। तभी इसके पीछे से एक आवाज आती है, जुआन यिन के पीछे से एक फीमेल वॉइस। इस आवाज को सुनते ही मैंगसेंग का मानो दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि इसकी वाइफ होती है। मैंगसेंग भूल जाते कि ये अभी इस बंदे पर अटैक कर रहे थे। मैंगसेंग को भरोसा नहीं होता कि ये इनकी वाइफ है। इनको लगता है पहले ये इल्यूजन है। इनकी वाइफ जुआन मूकिंग भी इस समय काफी ज्यादा शॉक्ड थी। मैंगसेंग तुरंत अपनी वाइफ को गले लगा रहे होते। इस मौके का फायदा उठाकर के ये बंदा इन पर अटैक कर देता है और इसकी वजह से ये खून की उल्टी करने लगते हैं और काफी वीक भी हो जाते हैं। मैंगसेंग अपनी वाइफ से पूछे इतने समय तक तुम थी कहाँ पर। यहाँ पर अब अंकल फेंटियान भी पहुंच गए थे और ये काफी खुश थे। पर फेंटियान इस समय प्रिंसेस के बॉडी पर एक मतलब ऑब्सक्योर ऑरा फील कर लेते हैं। एल्डर झूला भी कहते हैं मेरे हिसाब से ये एविल रेस का थोड़ा बहुत स्मेल है। तभी मैंगसेंग कहते तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गया। आज मेरी वाइफ इतने दिनों बाद मिली और तुम ये सब बकवास फिर से शुरू कर दिए। तभी प्रिंसेस कहती हैं जो एल्डर झूलाओ कह रहे हैं वो सही है। इधर ये दोनों भाई जुआन यिन और जुआन यांग जो थे कहते हैं लगता है हम प्रिंसेस जुआन को यहाँ पर बचा नहीं पाएंगे। मैंगसेंग के फादर और मदर बेसिकली एविल क्लैन के मतलब वास्ते मरे थे, तो मैंगसेंग काफी ज्यादा एविल क्लैन से घृणा करता था। सबको लगता है ये शायद अपनी वाइफ को मार दे, पर ऐसा नहीं था। ये अपनी वाइफ से कहीं ज्यादा प्यार करते थे और ये कहते हैं क्या आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। ये सुनकर के जुआन मूकिंग भी इस समय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि जुआन मूकिंग जानती थी जब ये मैंगसेंग के साथ थी तो मैंगसेंग कितना ज्यादा घृणा करते थे एविल क्लैन के साथ। अब मैंगसेंग जब शांत हो जाते हैं तो अपनी वाइफ जुआन मूकिंग से पूछते हैं ये एलियन ऑरा तुम्हारे बॉडी पर आई कैसे। फेंटियान जैसे इसके ब्लड कर्स को देखते हैं कहते हैं ये तो 4th लेवल का ब्लड कर्स है। पर जैसे फेंटियान के ऑरा को ये दोनों भाई थे मतलब जुआन यिंग और जो भी नाम था इसका, ये फील करते कहते डाउजियन लेवल का वॉरियर, ये यहाँ से भागने लगते हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस ये जुआनलिंग किंग को इस बात को रिपोर्ट कर सकते थे। मूजूजी भी आगे आते हैं और पवेलियन मास्टर से पूछने लगते हैं ये ब्लड कर्स ये क्या चीज़ है। तो मास्टर फेंटियान और एल्डर झूलाओ इनको समझाते हैं कि ब्लड कर्स से एविल क्लैन वाले एक इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उसे एक किलिंग मशीन बना लेते हैं अपना। जुआन मूकिंग मैंगशेंग को बताती है कि जब मैंने लिंग जुआन को जन्म दिया था उसके बाद मैं काफ़ी वीक हो गई थी। उसके बाद मैं जगी तो मेरे बॉडी पर यानी फोरहेड पर ये ब्लड कर्स था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई। फेंटियान कहते हैं क्योंकि ये ब्लड कर्स 4th लेवल का है तो शायद मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है। 6th या 7th लेवल का रहता तो मेरे लिए शायद ये असंभव होता। पर मैंगसेंग पूछते हैं क्या इससे मतलब इसकी वाइफ को कोई हानि तो नहीं होगा। अब मूकिंग अपने अंदर का जो ये ब्लड कर्स रहता है इसको सम्मन करती है, इसका ऑरा भी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है। अंकल फेंटियान के बॉडी से भी एक रेड फेयरी फ्लेम निकलती, ये होली फ्लेम थी। हालांकि ये यांची का ही होली फ्लेम था पर ये काफ़ी कम मात्रा में था इनके पास। अब अंकल फेंटियान अपने होली फ्लेम का पावर यूज करके मूकिंग के बॉडी में अपने इस पावर को भेजने लगते हैं ताकि इस ब्लड कर्स को ये बाहर निकाल सके। इस समय मैंगशेंग काफ़ी खुश था
पर जुआन मुकिंग इस समय काफ़ी मतलब असहनीय पेन को फील कर रही थी और ये इस पावर को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। फेंटियान के इस भयंकर पावर के कारण फाइनली एविल ऑरा जो था बाहर आ जाता है और ये इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर इस दौरान जुआन मुकिंग इस समय काफ़ी वीक हो गई रहती है। इस मैटर को सॉल्व करने के बाद फेंटियान कहते हैं अब हमें 5th फ्लोर पर जाना पड़ेगा, समय काफ़ी कम है, क्योंकि शायद इस मौके का फायदा उठा करके जुआन यिन और जुआन यांग यहाँ से निकल गए थे और ये शायद इस मतलब न्यूज़ को लीक कर सकते थे। इधर सीन शिफ्ट होता और किंग जुआनली को ये दोनों बंदे आकर बता देते कि कोई अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर कर चुका है। ये दोनों बताते हैं कि इनमें से जो सबसे कमजोर बंदा था वो था इर्सा डाउडी के पीक पर और जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो आपसे भी ज़्यादा तगड़ा था। 7 लोग ये लोग बताते हैं। उसके बाद ये जुआनयिन कहता है कि मेरे हिसाब से वो मैंगसेंग भी था, अर्थ हॉल का मास्टर। इसका नाम सुनते हैं किंग जुआनली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और ये पूछता है मू किंग का क्या हुआ। जुआन मू किंग जो थी किंग जुआनली की एक कजिन थी और इस दौरान किंग जुआनली को बताता है कि उनका पर्पस बस प्रिंसेस को नहीं बचाना था बल्कि वो आगे भी जा रहे हैं, 5th फ्लोर पर शायद अभी वो होंगे। किंग जुआनलिंग पूरा माजरा समझ जाता है, शायद यांची को ये लोग बचाने आए हैं। 5th फ्लोर पर ब्लड डेमंस रहते थे, अगर फेंगजियान पवेलियन के लोगों को पता चल गया तो वो लोग भी जल के राख हो जाएंगे। किंग जुआनलिंग के बॉडी से इस समय रेड फियरी एविल ऑरा निकल रही थी और ये किसी और का नहीं बल्कि गोरफिंड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उसका था सोर्स पावर। अब किंग जुआनलिंग इस गोरफिंड डेमन से पूछता है हालांकि तुम्हारा सोर्स पावर तो मेरे पास है, तुम खुद कब आओगे यहाँ पर। गोरफिंड कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पावर को सप्रेस कर दिया जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउडी के पीक पर ही रह सकता हूँ। अब ये सोर्स पावर मतलब 5th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान किंग जुआनलिंग कहता है मुझे मालूम है जब मेरी कजिन ब्रदर ने लिंग जुआन को जन्म दिया था उसी समय तुमने मुझसे बिना पूछे उसकी बॉडी को इन्वेड कर दिया था और अपना ब्लड कर्स का मार्क छोड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इधर अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर के आसपास अंकल वेंगजी और एल्डर जुआन बात कर रहे थे, यानी कि किंग जुआनलिंग के फादर, कि बाकी ड्रैगिंग लवंग लीजन आर्मी के लोग क्यों नहीं वापस आए। वेंजी यहाँ से चले जाते। इस दौरान एल्डर जुआन कहते आंखें मेरी काफ़ी समय से फड़फड़ा रही हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी इनके बाजू में जो घोषली फिकर होता है डार्क नाइट घोष, वो कहता है कुछ भी नहीं होगा, तुम सक्सेसफुल होगे। जियान और इंगिंग इधर जो 3rd फ्लोर का एंट्रेंस वॉल रहता है वहाँ पर पहुँच गए थे, पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन था, इसे जियान वगैरह भी फील कर सकते थे। तभी जियान को यहाँ पर एक एल्डर झूला होगा क्लोन टाइप मिलता है और ये जियान से कहता है तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। ये बेसिकली एल्डर झूलाओ ने अपने सोल पावर से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन छोड़ा था। तभी यिंगिंग कहती कुछ भी हो जाए मुझे जाना है, क्योंकि मेरे ब्रदर का जो ब्रेथ है मैं यहाँ पर फील कर सकती हूँ। तो जियान इससे कहते तुम्हारा ब्रदर यांची ही है ना। पर यिंगिंग इसे मना कर देती है। फिलहाल कितना भी ट्राई कर लेते हैं ये लोग इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। मतलब फिलहाल यिंगिंग ट्राई करती है। जियान कहता है मुझे ट्राई करने दो। जियान तुरंत इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर अभी एल्डर झूलाओ ने जियान वगैरह एंटर न कर पाए इसलिए बनाया था। पर जियान जैसे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करता है पर यहाँ पर एक बाइंडिंग टेक्निक से इसे बाइंड कर देता है। इसके कारण एल्डर झूलाओ भी नहीं फील कर पाएंगे कि जियान अंदर आया है। अब यिंगिंग इस दौरान जियान से क्वेश्चन पूछती है। जियान कहता है क्या है बोलो, अगर मुझे कई सारे लोग फ्यूचर में मारना चाहें तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। जियान कहता है बेशक, पर जियान को समझ में नहीं आता कि यिंगिंग का इस क्वेश्चन के प्रति इरादा क्या था। पर इसे सुनकर यिंगिंग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। यिंगिंग जियान को अपने बारे में बताना चाहती थी पर हर बार ये कुछ न कुछ सोचकर रुक जाती है। अब क्योंकि यिंगिंग जिद कर रही थी अंदर जाने का तो जियान तुरंत ही लिटिल ई को एक इन्फॉर्मेशन भेज देता है। लिटिल ई को ये इन्फॉर्मेशन इधर फेंगजियान पवेलियन में मिल जाता है जहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहा था। ये अपनी आंखें खोलता है। अब इधर जियान वगैरह भी आगे बढ़ने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और 5th फ्लोर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक ह्यूज केव दिख रहा था और काफी ज्यादा डार्कनेस था और किंग जुआनलिंग के बॉडी से जो रेड ब्लड निकली थी यानी घोरफिंड के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड की वो यहाँ पर आ गई रहती है और ये एक दहाड़ मारता है जहाँ पर भी ये मतलब यहाँ पर जो ब्लड डेमन सो रहे थे सभी जाग जाते हैं और सभी इनको प्रणाम करने लगते हैं लॉर्ड घोरफिंड बोल करके। इन सभी को लेकर के ये घोरफिंड यहाँ पर एक वॉइड बना करके यहाँ से निकल जाते हैं। इन सभी के जानने के बाद ये जो अंडरग्राउंड में केव था 5th फ्लोर पर ये पूरी तरह से खाली हो जाता है। इधर मैंगसेंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये लोग 5th फ्लोर पर एंटर करने वाले होते हैं। इनकी बाहों में इस समय इनकी पत्नी जुआन मुकिंग होती है। मैंगसेंग को भी जुआन मुकिंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था कि ये एक प्रिंसेस है। मुकिंग सबको बताती है कि 5th फ्लोर पर एक मतलब भयंकर रहस्य छिपा हुआ है। फेंटियान वगैरह सरप्राइज थे। तब ये बताती कि मैं यहाँ की प्रिंसेस जो हूँ जुआनलिंग रॉयल फैमिली की मैं प्रिंसेस हूँ और ये कहती कि जिस प्रकार से मेरे बॉडी में ब्लड कर्स था उसी प्रकार की ऑरा इस 5th फ्लोर पर है। इसकी बात सुनकर अब सभी लोग 5th फ्लोर पर एंटर कर जाते हैं। 5वें फ्लोर के आने के बाद इन सभी लोगों का चेहरा अगली हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड ही ब्लड दिख रहा था। ये किंग जुआनलिंग करना क्या चाहता है ये लोग एक साथ कहते हैं। जुआन मी किंग भी जब ये चीज़ देखती कहती मेरे भाई कर क्या रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी क्योंकि इसको मालूम था कि जब इसके बच्चे का जन्म हुआ था यानी लिंग जुआन का उसके बाद से किंग जुआनलिंग के नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया था। पर ये काफ़ी दूर रहती थी उनसे अब इसलिए इसको पता नहीं था। घोरफिंड में जो 2nd नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा रहता उसको जियान ने उस डेमन डेजर्ट पर शायद मारा था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो था वो किंग जुआनलिंग के साथ रहता था।
सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि इनके हिसाब से सभी को पता था कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली का सोलोमन के साथ रिश्ता है, सोल क्लैन के साथ रिश्ता है, पर एविल क्लैन के साथ कब से इनका रिश्ता हो गया। अंकल फेंटियान को सोचते और कहते लगता है यांची को बचाने का प्लान काफ़ी सिंपल नहीं है मेरे हिसाब से। पर फेंटियान कहते हैं क्योंकि हम लोग आगे आ गए हैं तो याद रखना एक चीज़, पीछे तो नहीं हट सकते हम, लेकिन अगर हमारा प्लान फेल भी हो जाए तो भी हमें मतलब किसी को मरना नहीं, यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा फिर उसके बाद। क्योंकि एविल क्लैन के आने के बाद से फेंटियान भी थोड़े बहुत तो स्तब्ध थे ही, क्योंकि एविल क्लैन वाले कहीं ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अब ये लोग वेट नहीं करते और 6th फ्लोर की तरफ मूव करने लगते हैं। इधर प्रिंसेस जुआन मू किंग सोच रही होती कि कहीं इनका भाई मतलब ये भगवान से मना रही होती कि एविल क्लैन के साथ समझौता ना कर लिया हो, नहीं तो किंग जुआनलिंग का मरना पक्का था। क्योंकि कुछ भी हो जाए, ये उनकी बहन थी तो जरूर अपने भाई के बारे में अच्छा ही सोचेंगी। ये लोग आगे जा रहे थे पर किंग जुआनलिंग को पता चल गया था ये लोग कहाँ पर हो सकते हैं, पर अभी तक उसने कोई चाल अभी नहीं चली थी। क्योंकि किंग जुआनलिंग यही सोच रहा था कि अगर ये लोग फेंगजियान पवेलियन वाले इसके फादर को मार दिए तो इसका काम वैसे भी आसान हो जाएगा। 6वें फ्लोर का एंट्रेंस काफ़ी अलग था क्योंकि बाकी सभी जगह पर एंटर करने के लिए बाकी फ्लोर्स पर एक मतलब स्पेशल डोर था, स्पेस था, पर 6th फ्लोर का जो दरवाजा था वो एक वुडन डोर था। ऐसा लग रहा था मानो इस वुडन डोर में बिल्कुल भी पावर ना हो। तभी प्रिंसेस जुआन मू किंग कहती है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर रखा गया, ऐसा मैंने सुना था उन दोनों भाइयों के मुंह से। तभी फेंटियान कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अगर हम 6th फ्लोर पर ही एक भयंकर बैटल करने लगेंगे तो बाकी सभी लोगों को पता चल जाएगा, तो यांची को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस फ्लोर पर एल्डर झूलाओ और फेंटियान अंकल फाइट नहीं कर सकते थे। ये सुनकर के मैंगशेंग कहते हैं आप हम पर छोड़ दीजिए, आप लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही लोग ये वुडन डोर खोलते हैं एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकलता है और सभी लोगों को अंदर खींच लेता है। तभी यहाँ पर मतलब इस फ्लोर पर एक आदमी जो एक पेड़ पर सो रहा था आंखें खोलता है और कहता है लगता है कोई आ गया है। ये ओल्ड मैन एक डार्क ब्लू रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ था। ओल्ड मैन की बाल जो थे पूरी तरह से सफेद थे। इस आदमी से 3 फीट की दूरी पर एक काफी लश ग्रीन ट्री था। अगर जियान होता तो ये पहचान जाता, ये कुछ और नहीं बल्कि लेजेंडरी फेरी बोधी ट्री था। इससे भी किसी भी बंदे के सोल पावर को पीक तक रिस्टोर किया जा सकता था। अब सभी लोग यहाँ पर आने के बाद से अविश्वास में थे क्योंकि यहाँ पर कई सारे मतलब पेड़ दिख रहे थे और मिस्टीरियस चीजें दिख रही थी। तभी अंकल फेंटियान कहते हैं यहाँ पर मैं एक पावरफुल प्रेशर फील कर सकता हूँ। ये सुनकर के मैंगशेंग कहते हैं आप लोग ट्राई करना कि इस फाइट को अवॉइड करो, हम इससे फाइट करेंगे। इसके तुरंत बाद ही अंकल फेंटियान और एल्डर झूलाओ यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये एल्डर झूलाओ ने किया रहता अपने फॉर्मेशन की मदद से। जब से मैंगशेंग को इसकी वाइफ मिल गई थी मानो इसका जो साहस था, आत्मविश्वास था, ये पहले जैसा वापस आ चुका था। इस टीम में सबसे जो कमजोर थे वो थे मूजूजी, वो भी 8 स्टार डाउडी के पीक पर। सामने इनको कई सारे मतलब पेड़ देखते हैं और इनका स्ट्रेंथ भी डाउडी 1 स्टार का होता है। अगर ये लोग यहाँ पर हैं ये मतलब ये ट्रीज वगैरह, तो जरूर इनका भी कुछ ना कुछ रहस्य होगा। बाकी 4 लोग आगे निकल जाते हैं और अंकल मूजूजी प्रिंसेस जुआन मुकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे रहते हैं और यहीं पर अंकल फेंटियान और एल्डर झूलाओ गायब वाले अवस्था में होकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ने के बाद किंग लव वगैरह को एक 1000 साल पुराना पेड़ दिखता है। इस ट्री के आसपास एक यूज इनविजिबल पावर देखा जा सकता था। डी लाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज थे इनके ग्रुप में, ये मैंगशेंग से कहते हैं कि तुम इस पेड़ में अपना लाइफ एंड डेथ का पावर मतलब एंटर करो, तुम्हें पता चलेगा। जैसे इनका पावर इस ट्री को टच करता है इसमें से ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है और मैंगशेंग का जो टेरिफाइंग अटैक था एक अलग ही डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। अब मैंगशेंग भी कहते हैं डी लाओ इससे हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली इस पेड़ का एक डिफेंसिव टेक्निक था। अगर ये लोग यहाँ से मतलब ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो ये लोग 7वें फ्लोर पर जा भी नहीं पाएंगे। डी लाओ की वाइफ जो टियान लाओ रहती है दोनों एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं। इनके बॉडी में से भी एक फ्यूजन पावर निकलता है जिसका कलर ग्रीन था और ये एंशिएंट ट्री को टच करता है। जैसे ही इनका पावर इसे टच करता है एक इनविजिबल रिपल्स यहाँ पर प्रकट होने लगता है और जो इस ट्री का मिस्टीरियस पावर था जो इन्हें रोक कर रखा हुआ था ये अब तुरंत ही गायब हो जाता है। इस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ वो ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो 4 लोग 9 स्टार डाउडी के। ये बंदा कहता है कि मैंने किंग जुआनलिंग को वचन दिया था कि मैं इस जगह को गार्ड करूंगा और मैं इस पेड़ को मतलब जिस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे थे उसे खाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि किंग जुआनलिंग को पता था कि फेरी बोधी ट्री को खाना इतना आसान नहीं है। इनका नाम होता है डोंग जुआन और शायद ये डाउजियान लेवल के बंदे थे। अब मैंगशेंग वगैरह फाइनली इस बैरियर के खत्म होने के बाद इस पेड़ पर चढ़ाई करने लगते हैं, पर मैंगशेंग को पता था कि जैसे मानो ऊपर कोई वेट कर रहा हो इनका, पर फिर भी ओल्डर झूलाओ जो कि छिपे हुए थे कहते हैं टेंशन मत लो मैं हूं ना। अब ये चारों पावरफुल वॉरियर्स ऊपर जाने लगते हैं। प्रिंसेस जुआन मुकिंग भी जाना चाहती थी पर इन्हें मूजूजी रोक देते और कहते हैं हमें यहीं पर रहना है और यहीं पर मतलब अंकल फेंटियान और एल्डर झूलाओ अपने मिस्टीरियस फॉर्मेशन में रहते हैं। ये जैसे चारों लोग ऊपर चढ़ते हैं ऊपर एक केव जैसा दिखता है। आगे का स्पेस लगभग 100 मीटर का था। मैंगशेंग जैसे आगे बढ़ रहे थे एक पेड़ का मतलब तना आता है इन पर अटैक करने लगता है
मानो ये इन्हें बांधना चाहता हो। मैंगसेंग तुरंत ही अपने पावर ऑफ लाइफ और डेथ का पावर यूज करके एक फ्लेम अटैक से इसे काट देते हैं। इस प्रकार के स्पेस को देखकर ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जो भी बंदे ने इसे क्रिएट किया है वो डाउजियन लेवल का वॉरियर है। मैंगसेंग थोड़ा अफसोस भी कर रहा था, अगर इसकी वाइफ गायब नहीं होती यार तो 20 साल हो गए थे, ये भी अब तक डाउजियन लेवल में होते थे, क्योंकि फिलहाल ये डाउडी के पीक पर थे। ऊपर बैठा वो वॉरियर डोंग जुआन कहता है, लगता है ये लोग काफी साहसी हैं। बेसिकली अगर बोला जाए तो ये जो पेड़ था डोंग जुआन का एक डोमेन था, और डोंग जुआन का स्ट्रेंथ जो था डाउजियन लेवल के इनिशियल लेवल पर था अभी, तो ये भी अभी तरह से मतलब पूरी तरह से डोमेन नहीं बना सकते थे, पर कुछ सीक्रेट मेथड से ये इस ट्री को कंट्रोल कर लेते थे और इसके इनर स्पेस को भी। आगे ब्लॉक स्पेस को मैंगसेंग एक पावरफुल अटैक से काट देते हैं और इसके सामने ये ओल्ड मैन अब जो व्हाइट बालों वाला था प्रकट हो जाता है। मैंगसेंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा तो डाउजियन लेवल के वॉरियर, इनके अंदर इस समय एक अलग ही किलिंग इंटेंट था। अब ये बंदा कहता है, मेरा नाम डोंग जुआन है और मैं इस जगह को गार्ड करता हूँ, तुम लोगों का मकसद क्या है? मैंगसेंग कहता है, मैंने सुना था आप काफ़ी स्ट्रांग हो, इसलिए मैं आपका एडवाइस लेने आया था। और मैंगसेंग भी कहते हैं, मैं फेंगजियान पवेलियन का अर्थ हॉल का मास्टर हूँ। तब ये डोंग जुआन कहता है कि मुझे वैसे भी किंग जुआनलिंग ने बोला था कि अगर फेंगजियान पवेलियन का कोई बंदा आए तो उसे बिना मर्सी के मार देना। डोंग जुआन के स्ट्रेंथ को जब उधर फेंटियान और एल्डर झूलाओ फील करते हैं तो एल्डर झूलाओ बोलते हैं, क्या हमें जाना चाहिए? पर फेंटियान कहते हैं, मेरे हिसाब से मैंगसेंग को हम मतलब इस बैटल में जाने देते हैं, मतलब उसको फाइट करने देते हैं। झूलाओ कहते हैं, ये बंदा जो है डोंग जुआन वो वुड टाइप का मास्टर है। तभी फेंटियान अंकल कहते हैं, पर तुम भूल रहे हो, मैंगसेंग एक फायर एट्रीब्यूट का बंदा और फायर किल्स वुड। ये सुनकर एल्डर झूलाओ भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। फेंटियान कहते हैं, चुपचाप देखते हैं फिलहाल, क्योंकि ये डोंग जुआन जो था फेंगजियान पवेलियन मतलब जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का नहीं था, तो इसे फेंगजियान पवेलियन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। अब डोंग जुआन तुरंत ही अपने वुड टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके एक बड़ा पेड़ बनाता है और मैंगसेंग की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि मैंगसेंग इस अटैक को ब्लॉक कर देते, पर दोनों एल्डर थे टियांडी और उनका भाई, ये कहते हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। टियांडा और डायलाओ तुरंत ही मतलब क्रॉस लेग बैठ जाते हैं। हालांकि मैंगसेंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देते, पर उसके अटैक के फोर्स के कारण इनकी उंगली मतलब होठों पर थोड़ा खून आ गए थे। डोंग जुआन यही नहीं रुकता, ये फिर से एक अटैक इन पर करता है। मैंगसेंग भी पावरफुल अटैक 3 डेज ऑफ फ्लेम पाम यूज करते हैं। मैंगसेंग के इस प्रकार के पावर के कारण आसपास का स्पेस भी इस समय कांपने लगता है। पर डोंग जुआन कहता है, तुम डाउडी के बंदे एक इमॉर्टल लेवल के बंदे से फाइट करोगे, तुम एक चींटी के समान हो। इन दोनों का अटैक जब टकराते तो एक भयंकर एनर्जी रिपल निकलता है। अगर यहाँ पर कोई भी 8 स्टार डाउडी का भी बंदा होता तो वो तुरंत ही मारा जाता, पर इस बार जीत डोंग जुआन की ही हुई थी। पर मैंगसेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये सामने अभी भी खड़ा था। तभी यहाँ से मैंगसेंग अचानक से इनके आसपास का स्पेस मानो कोलैप्स करता है और ये गायब हो जाते हैं। मैंगसेंग तुरंत ही कुछ दूरी पर डोंग जुआन के प्रकट होते हैं और इनके हाथ में इस समय सब्टल फियरी रेड फ्लेम था और ये मानो एक एल्फ के समान धड़क रहा हो, और इस प्रेशर को ये इस डोंग जुआन पर लॉन्च कर देते हैं। इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए डोंग जुआन भी एक पावरफुल अटैक जिसमें ब्लैक ग्रीन ऑरा मिक्स होता है इस अटैक की तरफ लॉन्च कर देते हैं। बेसिकली मैंगसेंग की बॉडी में थोड़ा बहुत शायद रेड फ्लेम यानी कि होली फ्लेम था, इसे देखकर ये डोंग जुआन भी थोड़ा हैरान था। इधर एल्डर झूलाओ कहते हैं, इस मैंगसेंग के पास होली फ्लेम का पावर कैसे हो सकता है, आपने मुझे बताया नहीं कभी। फेंटियन स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। इस होली फ्लेम मिक्स अटैक को ब्लॉक करने के लिए डोंग जुआन अपने बॉडी के आसपास एक डिफेंस बना लेता है। मैंगसेंग के इस अटैक को ये अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस जिस पर एक सिल्वर रोप मतलब प्रकट था उसे ये ब्लॉक कर देता है। पर फिर भी इसके जो डिफेंस में थे उसमें से कुछ क्रैक की आवाज़ आती है और इस दौरान मैंगसेंग थोड़ा पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, मानना पड़ेगा डाउजियन लेवल के बंदों का जो डिफेंस होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब ये डोंग जुआन भी कहता है, तुम भी काफ़ी स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास होली फ्लेम का पावर कैसे? अब ये डोंग जुआन इनसे कहता है कि तुम्हें अपना होली फ्लेम मुझे दे देना चाहिए, क्योंकि अगर इसे ये पावर मिल गया तो ये आराम से डाउजियन के 1 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर जा सकता था। मैंगसेंग कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे बॉडी का होली फ्लेम चाहिए तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। तभी डोंग जुआन फील करता है वहाँ जो दोनों बंदे बैठे हैं उनके बॉडी से एक भयंकर पावर आ रहा है, शायद वो इमॉर्टल लेवल का भी हो सकता है। डोंग जुआन की निगाहें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाती हैं। बेसिकली ये फ्यूजन ऑफ फाइटिंग स्किल था, ये बेसिकली टियान लाओ और डी लाओ का कंबाइंड अटैक था। अब ये डोंग जुआन भी नहीं रुकता, ये इन दोनों के सामने प्रकट होता है और अपना एक पावरफुल अटैक जुआन टियान बोन शैटरिंग पाम इन पर लॉन्च कर देता है। दोनों एल्डर भी अपना पावरफुल अटैक गोल्डन बेल हेवनली किंग फैंग यूज करते हैं। थोड़ी देर में जो जायंट बेल था पूरी तरह से डोंग जुआन को घेर लेता है और इसमें से एक सील सप्रेशन का पावर बाहर निकलने लगता है और इस डोंग जुआन को सप्रेस करने लगता है। पर डोंग जुआन को जो अटैक था जुआन टीन बोन शैटरिंग कार्ड, ये इस बेल को लगातार मतलब हिट कर रहा था। फिलहाल तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में 6 या 7 बजे या फिर सीधा रात में 10 बजे, देखते हैं जैसा भी होगा।